चैप्टर्स 1341, 1342, 1343, 1344 चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1341 पर्पल ब्लड रिवर ट्रैप्स वू योंग, मेन 7 इल्यूजन्स डेमन इमोर्टल को ढूंढ सकता हूं। टाइमिया शेन की बात सुनकर वू योंग के माथे की लकीरें थोड़ी हल्की हुई। पता चला कि एक 7 इल्यूजन्स डेमन इमोर्टल को पकड़ने के बाद टाई क्लैन ने 7 इल्यूजन्स की असली विरासत के खिलाफ पहले से ही इंतजाम करना शुरू कर दिया था। सदर्न बॉर्डर की सुपर फोर्सेज में टाई क्लैन हाई ऐसी फोर्स थी जो डेमोनिक पाथ वालों के पीछे सबसे बुरी तरह पड़ी रहती थी। खास करके जब से उन्होंने डेमन सप्रेशन टावर बनाया था, डेमोनिक पाथ के गू इमोर्टल्स का पीछा करने में वो राइचस पाथ के सबसे बड़े पिलर बन गए थे। इस वक्त टाइमिया शेन सुराग ढूंढने के लिए अपने इमोर्टल किलर मूव का इस्तेमाल कर रहा था। इस तरफ दिशा मिलते ही टाइमिया शेन पूरब की तरफ उठ गया। वू योंग और कियाओ जी काई ने एक सेकंड के लिए एक दूसरे को देखा और फिर उसके पीछे निकल पड़े। सुराग बार बार टूट रहे थे, लेकिन उतने ही बार मिल भी जाते थे, और तजुर्बेकार टाइमिया शेन के रास्ता दिखाने से तीनों इमोर्टल्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन 1 घंटे बाद वो वापस उसी ब्लड टाइट पिट पर आ गए। कियाओ जी काई हैरान था, हम यहां वापस कैसे आ गए? टाइमिया शेन ठंडी मुस्कान के साथ बोला, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे महफूज होती है। कियाओ जी काई को बात समझ आई और उसने तारीफ की, क्या हिम्मत है। वू योंग ने ठंडे दिमाग से चारों तरफ देखा। कुछ सांसों के बाद उसकी नजर ब्लड टाइट पिट के एक खास हिस्से पर जाकर टिक गई। धाड़! शांत झील में अचानक तूफानी लहरें उठने लगी और उसमें से अनगिनत खून के हैवान, ब्लड बीस्ट्स, निकल पड़े। बड़ी तादाद में डेसोलेट लेवल के ब्लड बीस्ट्स और उनके साथ कुछ एंशिएंट ब्लड बीस्ट्स एक पूरी आर्मी बनाकर वू योंग और बाकी लोगों पर बुरी तरह से टूट पड़े। ब्लड बीस्ट्स एक तरह के पाथ बीस्ट थे। वो आम तरीके से पैदा नहीं होते थे, बल्कि आसमान और जमीन से जन्म लेते थे, जो नेचुरल ब्लड पाथ डाउ मार्क से बनते थे। ब्लड बीस्ट्स जैसे हाई स्नो मॉन्स्टर्स, मड मॉन्स्टर्स, क्लाउड बीस्ट्स, सोल बीस्ट्स, ईयर बीस्ट्स और रॉब ड्रैगन्स भी थे। ब्लड टाइट पिट में ऐसी कमाल की चीज थी, ब्लड बीस्ट्स का ब्रीडिंग ग्राउंड। टाइमिया शेन ने धीरे से वू योंग को देखते हुए कहा। वू योंग के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। ब्लड टाइट पिट में ब्लड सी एंसेस्टर की एक असली विरासत थी, जिसे मोर्टल गू मास्टर शांग यानफी ने हासिल किया था और बाद में वू क्लैन ने यूज ले लिया था। वू क्लैन ने ब्लड टाइट पिट को अपनी प्रॉपर्टी बना लिया, उसकी खोजबीन की, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। उसके बाद से उस सिर्फ एक रिसोर्स पॉइंट की तरह हाई ट्रीट किया गया था। इतने सारे ब्लड बीस्ट्स घाट लगाए बैठे थी, तभी तो 7 इल्यूजन्स डेमन इमोर्टल यहां छिपा हुआ है। कियाओ जी काई ने कहा। ब्लड बीस्ट्स ने एक आर्मी बनाकर हमला किया। उनके रूप अजीब और गरीब द, कुछ के सिर शेर के और धड़ घोड़े के द, कुछ के सिर सांप के और धड़ खरगोश के, कुछ के पास कछुए की ढाल और ड्रैगन की पूंछ थी, कुछ पेड़ों जैसे थे तो कुछ विशाल फलों जैसे। खून की तेज बदबू नाक में घुस रही थी जब ये ब्लड बीस्ट्स खतरनाक तरीके से गुर्रा रहे थे। इस फोर्स ने अचानक हमला किया था, सुपर क्लान्स भी इससे CHAUE कर जाते। लेकिन कियाओ जी सीआई और टाइमिया शेन के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इस वक्त वू योंग उनके आगे खड़ा था। कचरे का ढेर! वू योंग ने नाक सिकोड़ी, उसकी आंख में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि इस दौरान वो वू क्लैन में हायर रुक कर हर जगह अपने बैंडन को अलग अलग सिचुएशन से निपटने के लिए भेजे रहा था। वो अंदर ही अंदर बहुत दबा हुआ महसूस कर रहा था। और अब इस 7 इल्यूजन्स डेमन इमोर्टल के इरादे बहुत गंदे थे। उन्होंने वू क्लैन के वू युआनजू और रोंग हाओ की मौत का कारण बना दिया था। हवा के छोटे छोटे निशान उसके चारों तरफ इकट्ठे हो रहे थे। हल्की हरे रंग की हवा ने ना जाने कब गुर्राते हुए ब्लड बीस्ट्स को भी घेर लिया था। ब्लड बीस्ट्स अभी भी रैम्पेज कर रहे थे, उनकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। जैसे ही वो तीनों इमोर्टल्स तक पहुंचने वाले थे, ब्लड बीस्ट्स फटने लगे। धमाके जोर से नहीं थे, बिल्कुल हौले से थे, जैसे बुलबुले फूट रहे हो। ब्लड बीस्ट्स एक के बाद एक फट गए। भले ही वो इमोर्टल्स के करीब थे, लेकिन उनसे कोई खतरा नहीं था, वो कोई भी डैमेज नहीं कर पाए। उनका गुर्राना और हमला करना एक मजाक जैसा लग रहा था। सैकड़ों रैंक 6 बैटल स्ट्रेंथ और दर्जनों रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ के हैवान वू योंग के सामने पाल भर में धूल में मिल गए, कागज के खिलौनों की तरह नाजुक। ये थी एक रैंक 8 की ताकत। ये कैसा इमोर्टल किलर मूव है? इसका ऑरा पूरी तरह से छुपा हुआ है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। कियाओ जी काई बिल्कुल हैरान था। टाइमिया शेन का एक्सप्रेशन गंभीर था, वो वू योंग की पीठ को घूर रहा था। वू योंग का चेहरा काला पड़ गया था, वो नीचे ब्लड टाइट को घूर रहा था।
ब्लड बीस्ट्स ऐसे ही नहीं बने। द ब्लड टाइड सूख गया था। जो ब्लड टाइड पिट पहले खून से उबल रहा था, अब सूख रहा था। कियाओ जी काई ने आह भरी। ये बड़े अफसोस की बात थी। वो देख सकता था कि ब्लड टाइड पिट में घने ब्लड पाथ डाउ मार्क्स गायब हो गए थे। ए फ्लैट से ब्लड टाइड पिट का कोई वजूद नहीं था। वो अब सिर्फ एक आम गड्ढा था। वू योंग को इसकी परवाह नहीं थी। ये गड्ढा, जो आम लोगों की नजरों में बहुत गहरा था, उसके लिए पूरी तरह से खुला हुआ था। एक सतरंगी फिगर वू योंग के इन्वेस्टिगेटिव रंगे में दिखाई दिया। तो तुम हो वो हिम्मत वाले शख्स जो वू क्लैन की अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है? वू योंग ने शांति से कहा, लेकिन हर कोई उसके अंदर का मारने का इरादा और गुस्सा सुन सकता था। गड्ढे में छिपे यूएस रहस्यमयी गु इमोर्टल ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लॉर्ड वू योंग, मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं मजबूर था। ए फ्लैट, मैं उम्मीद करता हूं आप समझेंगे। वू योंग का एक्सप्रेशन बदल गया। अगले हाइपैल, उसके आसपास का माहौल अचानक बदल गया। नीला आसमान और पहाड़ी जमीन गायब हो चुकी थी। आसपास सब कुछ पर्पल हो गया था। तीनों इमोर्टल्स को दूरियों का एहसास नहीं हो रहा था। उनका सेंस ऑफ स्पेस बुरी तरह से बिगड़ गया था। रंबल, लहरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जो ब्लड बीस्ट्स पहले तबाह हो गए थे, वो खूनी पानी में बदलकर एक नदी की शक्ल में इकट्ठे हो गए, जो तीनों इमोर्टल्स के नीचे बह रही थी। खून के रंग की लहरें और तरंगे उठने लगी, और अनगिनत पर्पल थॉट्स बारिश की तरह बरस कर अन इमोर्टल्स पर हमला करने लगे। डैम इट, यह ब्लड बीस्ट्स तो सिर्फ शुरुआत और एक जाल थे। कितना जालिम है, कियाओ जी काई ने गाली दी। टाइम या शेन ने घबरा कर इधर उधर देखा। ये कैसा इमोर्टल बैटलफील्ड किलर मूव है? क्या ये कोई सुपरगू फॉर्मेशन है? अपनी इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटीज से वो इस जगह के आर पार नहीं देख पा रहा था। वू योंग खुश नहीं था। उसने ठंडी आ भरी और अपनी आस्तीनें झटकी। बूम, तेज हवाओं का झोंका आया और एक विशाल टॉर्नेडो ने एकली के दायरे को घेर लिया, जिसमें तीनों इमोर्टल्स गए। पर्पल थॉट्स तेजी से बरस रहे थे, हवा के गोले से टकरा कर छिटक रहे थे, लेकिन डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे थे। वू योंग हिला तक नहीं। उसका चेहरा ठंडा था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और चुटकी बजाई। एक तीखी आवाज गूंजी। एक गहरे हरे रंग का कीड़ा उसकी उंगलियों से निकलकर उड़ा। छोटा सा कीड़ा हवा के गोले से निकलकर तेजी से खून की नदी की तरफ बढ़ा। उड़ते उड़ते वो बड़ा होता गया और उसका शरीर 10 फीट, फिर 50 फीट और फिर 150 फीट तक लंबा हो गया। कुछ ही सांस के वक्त में वो एक 220 फीट लंबा खतरनाक विंड ड्रैगन बन गया। उसने अपने दांत और पंजे दिखाए। पर्पल थॉट्स की बारिश को चीरता हुआ खून की नदी में जा घुसा। खून की नदी तेजी से घूमने लगी और एक भंवर बना लिया, जो अस विंड ड्रैगन को एक बड़े से हैवान की तरह निगलने की कोशिश कर रही थी। वू योंग की एड़ी में हरी रोशनी चमकी। विंड ड्रैगन ने दहाड़ मारी और अनगिनत हरे विंड ब्लेड्स में बदल गया, जो हर तरफ तेजी से फैल गए। खून की नदी का भंवर अन विंड ब्लेड्स से टूट गया, लेकिन विंड ब्लेड्स ने काटना जारी रखा और लाल खून की नदी 2 हिस्सों में बंट गई। कियाओ जी सीआई और टाइम या शेन इरफाड़े देख रहे थे। उनके इमोशंस हैरान और उलझे हुए थे। वू योंग का हर हमला एक इमोर्टल किलर मूव था जिसकी पावर लाजवाब थी, रैंक 7 से कहीं ज्यादा। अगर वो उसके दुश्मन होते तो एक मूव भी नहीं टिक पाते। वू योंग इतने पावरफुल इमोर्टल किलर मूव्स ऐसे इस्तेमाल कर सकता था जैसे ये उसकी आदत हो, सांस लेने जैसा आसान। लॉर्ड वू योंग के हर किलर मूव का ऑरा आखिरी हद तक छुपा हुआ था। वो सच में अपनी ताकत छुपा रहे थे। कियाओ जी काई का दिल अभी भी कांप रहा था। इस विंड ड्रैगन किलर मूव में एक सेकंड स्टाइल वेरिएशन मूव भी है, जो अनगिनत विंड ब्लेड्स में बदल जाता है। वू योंग बिल्कुल भी इतना बेकार नहीं है जैसा अफवाहों में कहा जाता है। उसके पास ऐसी कमाल की बैटल स्ट्रेंथ है। इस आदमी ने खुद को कितना गहरा छुपा रखा है। टाइम या शेन की ईंट में एक अजीब सी चमक थी। उसने वू योंग की पीठ को देखा और खुश हुआ कि टाई क्लैन और वू क्लैन एलाइज दी। वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बने थे। वू डूजू और वू योंग माँ बेटे द पहली पहाड़ की चोटी पर बहने वाली तेज हवा जैसी थी, जबकि दूसरा घाटी के नीचे का एक शक्तिशाली टॉर्नेडो था। उनके काम करने के तरीके अलग थे और उनकी पर्सनालिटीज एकदम ऑपोजिट थी, लेकिन वो दोनों एक जैसे हाई पावरफुल और हावी होने वाले थे। लेकिन वू योंग के इतने जबरदस्त हमलों के बावजूद आसपास का माहौल नहीं बदला। बनती हुई नदी 2 हिस्सों में बदल गई, फैलकर 2 खून की नदियां बन गई, दोनों पहले जितनी ही बड़ी थी। कियाओ जी काई का चेहरा बदल गया। एक रैंक 8 गु इमोर्टल के हमले के नीचे टिके रहना और तीनों को फंसाना, यह कैसा तरीका था? उसके डाउट्स ज्यादा देर नहीं टिके, क्योंकि जल्द ही एक फिगर खून की नदी से उभरा, बोलते हुए उन्हें जवाब दे रहा था। ये मेरा पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन है।
वू योंग, अगर तुमने अपनी माँ के छोड़े हुए डू रैंक 8 इमॉर्टल गू इस्तेमाल नहीं किए तो सिर्फ यूएस रैंक 8 जेंटल विंड गू से तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकते। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने कहा। वो अपने मिनिमान शरीर में नहीं था, वो अब एक इंसान जितना बड़ा था। जब वो बोला, उसका शरीर ऊपर उठा और उसके पैरों के नीचे एक आइलैंड तैरने लगा। कियाओजी सियाई और टाइमिया शेन के चेहरे बदल गए, वू योंग भी हिल गया था। इसलिए क्योंकि पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क ने अपना ऑरा नहीं छुपाया था, वो बिना किसी शक के एक रैंक 8 था। कौन हो तुम क्या चाहते हो? वू योंग ने पुकारा। पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क मुस्कुराया, वू योंग को अपनी साफ पर्पल एम से देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स, तुम ही मारने के लिए। एक बार तुम मर गए, वू क्लैन में हंगामा मच जाएगा, दूसरे क्लैन्स यूएस पर अटैक करेंगे और वो बिखर जाएगा। वू योंग हैरान रह गया, वो अचानक सर उठाकर हंसने लगा। वो गुस्से से हंस रहा था। हंसने के बाद उसने अपना सर नीचे किया, उसकी ऊँख से एक तीखी रोशनी निकल रही थी। बड़ी हिम्मत है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मारकर एक रैंक 8 के तौर पर अपनी इज्जत और बढ़ाऊंगा। ये कहते हुए उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऑरा फूट पड़ा। उसके इमोर्टल एपर्चर में अनगिनत गू वॉर्म्स एक्टिवेट हो गए। कियाओजी सियाई और टाइमिया शेन दोनों पीछे हट गए, उन्हें वू योंग के शरीर से एक बेजोड़ खतरा महसूस हो रहा था। वू योंग के पहले के इमोर्टल किलर मूव्स का पता नहीं चला था, उनका ऑरा पूरी तरह से छुपा हुआ था। लेकिन अब जिस इमोर्टल किलर मूव को वो तैयार कर रहा था, उसका ऑरा कमाल का था, एक तूफान की तरह। इस नज़र से देखा जाए तो वू योंग अपनी पूरी ताकत से लड़ने जा रहा था। वो कौन सा इमोर्टल किलर मूव था जिसकी वजह से वू योंग उसका ऑरा नहीं छुपा पा रहा था? चाहे वो कोई भी किलर मूव हो, एक बार एक्टिवेट होने के बाद एक कमाल की ताकत निकलेगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा। ऐसा कैसे होने दिया जा सकता था? पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के इशारे पर अनगिनत पर्पल थॉट्स एक तूफान की तरह फूट पड़े, उमड़ते हुए। वू क्लैन एंसेस्ट्रल हॉल। ये एंसेस्ट्रल हॉल की निगरानी कर रहे वू क्लैन के गू इमॉर्टल के चेहरे का रंग उड़ गया, पसीना उसके माथे से टपकने लगा और उसका चेहरा मौत जैसा सफेद पद गया था। वो हैरानी से चिल्लाया, लॉर्ड वू योंग का लाइफ टैबलेट गू और सोल लैंटर्न गू टूट गया। लॉर्ड वू योंग, क्या वो मर गए? चैप्टर 1342 विद एल्डर ब्रदर गॉन, यंगर ब्रदर टेक्स ओवर एंसेस्ट्रल हॉल। वुई माउंटेन की चोटी पर बना एंसेस्ट्रल हॉल एक मॉर्टल गू हाउस था। बड़ी संख्या में रैंक 5 मॉर्टल गू का इस्तेमाल करके बनाया गया, भले ही ये इमॉर्टल गू हाउसेस से कम था, लेकिन वू क्लैन के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। बेसिकली हर सुपर फोर्स और नॉर्मल फोर्स के पास एक एंसेस्ट्रल हॉल होता था। उसके अंदर लाइफ टैबलेट गू और सोल लैंटर्न गू या कभी कभी ब्लड रोप गू का भी इस्तेमाल होता था। पहले दो आमद, जबकि ब्लड रोप गू रेयर था क्योंकि वो ब्लड पाथ का था। यहां तक कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के छोटे बड़े सेक्ट्स के पास भी एंसेस्ट्रल हॉल जैसी बिल्डिंग्स होती थी जहां लाइफ टैबलेट गू और सोल लैंटर्न गू रखे जाते थे। इस वक्त वू बाचोंग एंसेस्ट्रल हॉल में खड़ा था, फाड़े गू वर्म के टुकड़ों को देख रहा था। लाइफ टैबलेट गू के टूटने के बाद वो लकड़ी के टुकड़ों जैसा हो जाता था, जबकि सोल लैंटर्न गू एक टूटी हुई लेडीबर्ड जैसा हो जाता था। अब उसमें से गहरी नीली रोशनी नहीं निकल रही थी। वू बाचोंग बूढ़ा था, लेकिन उसका शरीर एक भालू जैसा मस्कुलर था, उसके बाल सफेद थे और नाक चौड़ी, उसकी भौहें घनी और ईनी तेज थी। वो एक बहुत ही स्थिर और जिम्मेदार इंसान था। वो क्लैन का सेकंड सुप्रीम एल्डर था, उसने बहुत मुश्किलें झेली थी, जिसकी वजह से उसका नेचर शांत हो गया था, लेकिन अभी उसके माथे पर पसीना था, सांसें उखड़ी हुई थी और उसकी निगाहें उलझी हुई और बेचैन थी। लॉर्ड वू योंग मर गए? वू बाचोंग अंडू मॉर्टल गू के टुकड़ों को घूरता रहा। वो यहां काफी देर से खड़ा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? एक महान रैंक 8 वजूद, हमारे वू क्लैन का स्तंभ, वो ऐसे ही मर गए? वू बाचोंग इस बारे में सोचने या विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लॉर्ड वू योंग मारे या नहीं, वो खुद से बार बार पूछ रहा था। आखिरकार लाइफ टैबलेट गू और सोल लैंटर्न गू मॉर्टल गू द कुछ तरीकों से उनके साथ छेड़छाड़ करना मुमकिन था, लेकिन वू योंग से अब कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वू क्लैन ने उससे कम्युनिकेट करने की कितनी भी कोशिश की, कोई भी कामयाब नहीं हुई। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। चाहे वू योंग जिंदा हो या मर गया हो, उसकी हालत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। एक रैंक 8 गू इमॉर्टल का ऐसा हाल करने वाला आखिर है कौन? डेमोनिक पाथ और अकेले कल्टिवेटर्स में से कोई रैंक 8 वजूद, या फिर ये दूसरे सुपर क्लान्स हैं
क्या वो सब मिलकर हमारे वू क्लैन से निपटने की साजिश कर रहे हैं? वू बाचोंग अंदाजे लगाता रहा। वो जितना सोचता, उसका दिमाग उतना ही उलझता जाता। वू डूजू मार चुकी थी, वू योंग लापता हो गया था। इस विशाल वू क्लैन में, सदर्न बॉर्डर के नंबर 1 सुपर क्लैन में, अब कोई भी रैंक 8 वजूद इसकी रक्षा के लिए नहीं था। ये एक गंभीर सिचुएशन थी। वू क्लैन एक तबाही की हालत में था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि इसके पीछे किसका हाथ था, ये अभी तक पता नहीं चला था। उसके ये शॉकिंग इमोशंस जब शांत हुए, तो डर और अकेलेपन ने वू बाचोंग के दिल में जगह बना ली। आमतौर पर सिचुएशन को संभालने के लिए वू डूजू या वू योंग होता तो उस कुछ भी महसूस नहीं होता था। लेकिन अब जब दोनों रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट्स जा चुके थे, वू बाचोंग को एहसास हुआ कि उसके मजबूत और स्थिर कंधे वू क्लैन का बोझ नहीं उठा सकते। वू डूजू के जमाने में वो सेकंड सुप्रीम एल्डर था। वू योंग के उसकी जगह लेने के बाद वो उसकी मदद करता रहा। सीनियरिटी के हिसाब से वो सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स में सबसे पुराने और तजुर्बेकार लोगों में से एक था। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। उसका कल्टिवेशन लेवल सिर्फ रैंक 7 था। उसकी बैटल स्ट्रेंथ भी कुछ खास नहीं थी। अगर वो ओल्ड ट्रीमन बादर से लड़ता तो वो जीत नहीं सकता था। यहां तक कि वू क्लैन के अंदर भी कई रैंक 7 गू इमॉर्टल्स द जो उससे बराबरी की टक्कर दे सकते थे। लेकिन वू क्लैन के हाई अप्स में से वो सबसे पहले लौटने वाला इंसान था। इसलिए इनिशिएटिव उसके हाथ में था। मैं क्या करूं? भले हाई लॉर्ड वू योंग जिंदा हों, वो लापता हैं और उनका लाइफ टैबलेट गू और सोल लैंटर्न गू टूट चुका है। जैसे ही ये खबर बाहर जाएगी, एक बड़ा हंगामा मच जाएगा, सबके दिल डगमगा जाएंगे। क्या मुझे ये इन्फॉर्मेशन छुपा लेनी चाहिए? वू बाचोंग ने तेजी से अपना सिर हिलाया। ये चौंका देने वाली खबर पहले ही यूएस जगह की निगरानी कर रहे वू क्लैन के रैंक 6 गू इमॉर्टल ने कई वू क्लैन गू इमॉर्टल्स को बता दी थी। अगर वू योंग के मरने की पुष्टि हो जाती, तो वू क्लैन पर हमला करने वाला मास्टरमाइंड उनके मोराल को तोड़ने का ये मौका नहीं छोड़ता। इसलिए वो चाहकर भी ये खबर दबा नहीं सकता था। अभी सबसे जरूरी काम लापता लॉर्ड वू योंग को ढूंढना है, या फिर हमें अपनी डिफेंसिव लाइन छोटी करके बाहर मौजूद सुप्रीम एल्डर्स को बेस की रक्षा के लिए वापस बुलाना चाहिए। वू बाचोंग ने माथे पर बाल डाले। दोनों हाई ऑप्शंस खतरनाक थे। वू योंग को ढूंढना यकीनन खतरनाक होगा, जो वू योंग के लाइफ टैबलेट गू और सोल लैंटर्न गू को तोड़ सकता है और उस गायब कर सकता है। वो मास्टरमाइंड यकीनन पावरफुल होगा। रैंक 7 गू इमॉर्टल्स को यूज ढूंढने भेजना भेद को शेर के सामने भेजने जैसा था। और अगर उन्होंने अपनी डिफेंसिव लाइंस पीछे खींची और एल्डर्स को वापस बुला लिया, तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस होगा। उनके कई रिसोर्स पॉइंट्स छीन जाएंगे। अगर आसपास की सुपर फोर्सेज ने इस वक्त कब्जा करने की कोशिश की, तो वू क्लैन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उस क्या करना चाहिए? वू बाचोंग दुविधा में था। वो दो मुश्किल रास्तों के बीच फंस गया था। काफी देर बाद उसने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी। उसने दोनों ऑप्शंस को फिलहाल रोकने का फैसला किया। वो सेकंड सुप्रीम एल्डर के तौर पर वू क्लैन के गू इमॉर्टल्स के साथ एक मीटिंग करने जा रहा था। सबकी सहमति के बाद ही वो प्लान पर आगे बढ़ेंगे। वू योंग लापता था और उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वू क्लैन के चारों तरफ एक बड़ा तूफान चुपके से बन रहा था। सदर्न बॉर्डर सुपर गू फॉर्मेशन। फैंग युआन अपने बेड पर बैठा था। ये बैंड करके कल्टिवेट कर रहा था। वो मल्टीटास्क कर रहा था और साथ हाई लेडी व्हाइट रैबिट की रिपोर्ट सुन रहा था। लेडी व्हाइट रैबिट को व्हाइट रैबिट की असली विरासत मिली थी। ये असली विरासत सदर्न बॉर्डर में काफी मशहूर थी। इसके वारिस का दिल साफ होना जरूरी था। और जब वो आगे कल्टिवेट करेगी, तो यूज वही साफ दिल बनाए रखना होगा। वरना असली विरासत के ज्यादातर तरीके इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे, और उन्हें जबरदस्ती इस्तेमाल करने पर बैकलैश का खतरा था। इसीलिए लेडी व्हाइट रैबिट स्वभाव से हाई भरोसेमंद थी। वो अकेले इमॉर्टल्स और डिमोनिक कल्टिवेटर्स के बीच एक पॉपुलर शख्सियत थी। वुअन ने शुरू में इस पर ध्यान दिया था, इसीलिए उसने लेडी व्हाइट रैबिट को इस इमॉर्टल अपॉर्चुनिटी बिजनेस को होस्ट करने के लिए इंटरमीडियरी बनने के लिए मनाया था। वक्त वक्त पर लेडी व्हाइट रैबिट सुपर गू फॉर्मेशन में आती और इमॉर्टल अपॉर्चुनिटी बिजनेस की सिचुएशन फैंग युआन को रिपोर्ट करती। भले हाई फैंग युआन को इमॉर्टल अपॉर्चुनिटी बिजनेस से कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन वो बिजनेस की सिचुएशन सुनता था क्योंकि इससे यूज जायंट ड्रीम रेल्म के आसपास के इलाके में हो रहे बदलावों के बारे में पता चलता था। लेडी व्हाइट रैबिट धीरे से बोल रही थी। उसकी आवाज बहते पानी की तरह मुलायम थी। वो फैंग युआन के चेहरे पर नर्म निगाहों से देखते हुए रिपोर्ट कर रही थी। फैंग युआन अब वो ये है के रूप में था। उसका चेहरा खूबसूरत था, नाक ऊंची और चौड़ी थी। उसका मर्दाना हीरोइक ऑरा पूरी तरह से दिख रहा था। लेडी व्हाइट रैबिट को उससे प्यार हो चुका था,
इसीलिए वो जानबूझकर धीरे बोल रही थी ताकि फैंग युआन के साथ अकेले बिताए इस कीमती वक्त को और लंबा कर सके। अफसोस की बात यह थी कि जब भी फैंग युआन उससे मिलता था वो सिर्फ 2 बार बोलता था। पहला सेंटेंस लेडी व्हाइट रैबिट को बैठने के लिए कहना होता था जब वो रिपोर्ट देती, और दूसरा उस जाने के लिए कहना। लेकिन इसके बावजूद लेडी व्हाइट रैबिट बहुत खुश थी। वो जानती थी कि वू यीहे का स्टेटस बहुत ऊंचा है। उस लगता था कि वो एक मामूली इंसान है और फैंग युआन के लायक नहीं है। वो वक्त वक्त पर उसके साथ ये टाइम बिताकर बहुत खुश थी, उस बहुत सुकून मिलता था। ठीक उसी वक्त लेडी व्हाइट रैबिट की आवाज रुक गई, क्योंकि उसने फैंग युआन का एक्सप्रेशन बदलते देखा। यह सिचुएशन बहुत रेयर थी। लेडी व्हाइट रैबिट का दिल बैठ गया। वो यीहे को क्या हो गया? क्या उस कोई प्रॉब्लम हो गई है? फैंग युआन ने धीरे धीरे अपनी अन बैंड की और अपने मन से हॉल का दरवाजा खोल दिया। यीहे, ऐसे वक्त में तुम्हारा मूड अभी भी रिलैक्स करने और एक औरत के साथ वक्त बिताने का है? एक फीमेल इमॉर्टल हॉल में घुसती चली आई। लेडी व्हाइट रैबिट ने मुड़कर देखा। ये हरे कपड़ों में एक जवान औरत थी जिसकी आस्तीनें लहराती हुई थी। उसकी स्किन बर्फ जैसी मुलायम थी, उसका शरीर कर्वी था और वो एक नाजुक बेल की तरह लग रही थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, खासकर उसकी आकर्षक एगे, जो उसकी लंबी पलकों से ढकी हुई थी, पानी की तरह साफ लग रही थी। ये तो कियाओ क्लैन की कियाओ सी ल्यू है। लेडी व्हाइट रैबिट ने उससे पहचान लिया और घबराहट में अपनी नजरें नीचे झुका ली। वो इस शख्स का फैंग युआन के साथ रिश्ता जानती थी। कुछ समय पहले फैंग युआन और कियाओ सी ल्यू के बारे में अफवाहें फैल रही थी। फेरी सी ल्यू कितनी खूबसूरत है, आखिरकार सदर्न बॉर्डर की टॉप 3 फेरीज में से एक है। सिर्फ इन जैसी ही कोई लॉर्ड वू यीहे के साथ हो सकती है। लेडी व्हाइट रैबिट ने सोचा, जबकि उसके दिल में एक दर्द पनप रहा था। कियाओ सी ल्यू ने लेडी व्हाइट रैबिट को देखा जो अपना सिर झुकाए हुए थी। वो लापरवाह दिख रही थी लेकिन असल में बहुत ध्यान दे रही थी। कियाओ सी ल्यू वू यीहे को कियाओ क्लैन का घर जमाई बनाने के लिए लुभाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए कियाओ सी ल्यू को फैंग युआन की सारी इन्फॉर्मेशन पर नजर रखनी पड़ती थी। और फैंग युआन की इन्फॉर्मेशन में लेडी व्हाइट रैबिट मौजूद थी। ये पहली बार था जब कियाओ सी ल्यू लेडी व्हाइट रैबिट से मिल रही थी। उसने देखा कि लेडी व्हाइट रैबिट का शरीर नाजुक था, उसकी ऊन रूबी जैसी थी, उसके फ्लफी खरगोश के कान झुके हुए उसकी निगाहें नीचे थी। वो बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। भले ही गौर से देखने पर उसकी खूबसूरती कियाओ सी ल्यू से थोड़ी कम थी, लेकिन मर्दों को ऐसी छोटी, मासूम और प्यारी लड़कियां पसंद आती थी। लेकिन अभी उससे निपटने का वक्त नहीं है, कियाओ सी ल्यू ने मन ही मन सोचा। व्हाइट रैबिट को पार करते हुए वो फैंग युआन के पास चली गई। फैंग युआन ने अपनी ऊन खोल दी थी। वो अपने बेड से उठा और कियाओ सी ल्यू की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, फेरी, आपका अचानक आना सच में खुशी की बात है। लेडी व्हाइट रैबिट एक तक फैंग युआन को देखती रही, सोचते हुए, वो यीहे फिर से मुस्कुरा रहा है। मैंने यूज काफी टाइम से मुस्कुराते नहीं देखा। जब वो मुस्कुराता है तो बाहर में खिलते सूरज जैसा लगता है। काश वो मुझे देखकर मुस्कुराता। कियाओ सी ल्यू ने फैंग युआन को देखा, फॉर्मल बातों को नजरअंदाज करते हुए बोली, लगता है तुम्हें सच में कुछ नहीं पता। साई, मेरे अगले शब्द सिर्फ चौंकाने वाले होंगे, उसमें कोई खुशी नहीं है। फैंग युआन का चेहरा बदल गया। क्या हुआ है? कियाओ सी ल्यू ने जवाब नहीं दिया। वो मुड़ी और लेडी व्हाइट रैबिट से बोली, छोटी लड़की, प्लीज पहले तुम चली जाओ, मुझे तुम्हारे लॉर्ड से बात करनी है। क्या? लेडी व्हाइट रैबिट हैरान थी। फैंग युआन ने हाथ हिलाया, व्हाइट रैबिट, प्लीज। लेडी व्हाइट रैबिट फैंग युआन की बात टालने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसने हामी भरी और हॉल से चली गई। जैसे ही दरवाजे बैंड हुए, कियाओ सी ल्यू ने कहा, वू योंग लापता है। उसका लाइफ टैबलेट गू और सोल लैंटन गू टूट चुके हैं। ये खबर अभी सदर्न बॉर्डर में फैली नहीं है, लेकिन वो क्लैन में अफरा तफरी मची हुई है। क्या? फैंग युआन गहरी हैरानी में डूब गया। ये सच में बहुत चौंकाने वाला था। उसके लाइफ टैबलेट गू और सोल लैंटन गू के टूटने के साथ वू योंग के मरने की संभावना बहुत ज्यादा थी। वो क्लैन का स्तंभ था। अगर वो मर गया तो क्या वो क्लैन अपने इलाकों की रक्षा कर पाएगा? कियाओ सी ल्यू ने आगे कहा, ये है, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम वू योंग के भाई हो, खून के रिश्ते से उसके सबसे करीब, और तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल भी काफी है। वू योंग के जाने के बाद तुम्हें एचआई फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बनना होगा। आज से वू क्लैन की अथॉरिटी तुम्हारे हाथों में होगी। चैप्टर 1343 गेनिंग अथॉरिटी विदाउट इवन मूविंग वू क्लैन को संभालना। कियाओ सी ल्यू की बातों ने फैंग युआन को हिलाकर रख दिया। वो कैसे ना हिलता? आखिरकार
वू क्लैन एक सुपरफोर्स थी, और वो कोई आम सुपरफोर्स नहीं थी, वो पहले से हाई बहुत पावरफुल थी, सदर्न बॉर्डर के इतिहास में सालों से नंबर 1 पोजीशन पर थी। वू क्लैन का इलाका बहुत बड़ा था जिसमें हर तरह के रिसोर्स पॉइंट्स थे, उनकी बुनियाद बहुत गहरी थी और उनका खजाना बेहिसाब भरा हुआ था। अगर वो इस सुपर फोर्स को कंट्रोल कर पाता और सबसे ऊंची अथॉरिटी वाला शख्स बन जाता, तो फैंग युआन के फ्यूचर कल्टीवेशन रिसोर्सेज अनंत हो जाते। इस वक्त फैंग युआन के पास बहुत एसेट्स थे। डांग माउंटेन के गट्सगू, ड्रैगनफिश, रिग्रेटफुल स्पाइडर्स, एरी फायर ड्रैगन पाइथन्स, स्टार फ्रैगमेंट ग्रास, स्टार डार्ट गू, स्टार रिवर गू, स्टेलर फायर गू, फॉलिंग मीटियोर गू का बिजनेस, और हाल ही में शुरू हुआ स्पिरिट स्नेक का ट्रेड। ये कहना गलत नहीं होगा कि फैंग युआन रोज सोने की बारिश में नहा रहा था। अगर फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के बाकी रिसोर्सेज को भी शामिल कर लिया जाए, तो उसके पास एक आम रैंक 8 गू इमॉर्टल जितनी फाउंडेशन थी। अगर यूएस में लंग या ब्लेस्ड लैंड का विजडम गू और उसके अंदर मौजूद डांगहू माउंटेन और टर्ब्यूलेंट फ्लोर सी एरिया में सिटी वेल को भी जोड़ लिया जाए, तो फैंग युआन आम रैंक 8 गू इमॉर्टल से भी आगे निकल चुका था। लेकिन अगर वो अपने रिसोर्सेज को किसी सुपरफोर्स के सामने रखता, तो वो उनके आगे कहीं नहीं टिकता था। किसी भी सुपरफोर्स की बुनियाद बेहद गहरी होती थी, भले ही उनके पास अभी कोई रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट ना हो, लेकिन इतिहास में जरूर थे। इसके अलावा पांचों रीजन्स में अन सुपर फोर्सेस के कंट्रोल वाले रिसोर्स पॉइंट्स को देखा जाए, तो फैंग युआन के असेट्स उनके सामने सच में कुछ भी नहीं थे। मिसाल के तौर पर, वू क्लैन के ब्लड टाइड पिट से होने वाला प्रॉफिट फैंग युआन के ड्रैगनफिश के बिजनेस से कहीं ज्यादा था। वू क्लैन के पास ब्लड टाइड पिट जैसे 20 से 30 रिसोर्स पॉइंट्स थे, और ब्लड टाइड पिट से कमतर रिसोर्स पॉइंट्स जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स की ल्यू ट्राइब का बोन बेरियल फील्ड या जेड लाइट पिट तो अंगीना थे। और ब्लड टाइड पिट से भी बेहतर लगभग 10 टॉप टियर रिसोर्स पॉइंट्स भी थे। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वू क्लैन के गू इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एपिचेज में मौजूद रिसोर्सेज और वू क्लैन के पूर्वजों के ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस भी थे। ऑफ कोर्स सुपर फोर्सेस की कमाई भी बहुत थी और खर्चे भी। वू क्लैन फिलहाल ऐसी हालत में था जहां उनके पास असेट्स ज्यादा थे और मैनपावर कम। वू योंग के रहते वो मुश्किल से इन रिसोर्सेज को बचा पा रहे थे, लेकिन उसके जाने के बाद उन्हें नुकसान उठाना ही पड़ता, कुछ तो छोड़ना ही पड़ता। लेकिन इसके बावजूद अगर फैंग युआन वू क्लैन को कंट्रोल कर पाता, तो उसके फायदे बेहद ज्यादा होते, अकेले काम करने से कहीं ज्यादा। फैंग युआन जल्दी से शांत हो गया। उसने कियाओ सीलियू पर एक नजर डाली और तुरंत उसका इरादा समझ गया। जैसा कियाओ सीलियू ने कहा, वू योंग के जाने के बाद वू यीहे का रोल, जिसका किरदार फैंग युआन निभा रहा था, वू क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बनने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन था। ये एक अनबिलीवेबल, बहुत हाई रे मौका था। फैंग युआन को इस बात पर कोई शक नहीं था कि कियाओ सीलियू सच बोल रही थी, क्योंकि इसे वेरीफाई करना बहुत आसान था। कियाओ सीलियू जल्दी में यहां आई थी, उसने अपनी सच्चाई दिखा दी थी। फैंग युआन ने माथे पर बाल डाले और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था। अभी सबसे जरूरी काम वू क्लैन वापस जाना है। वू बाचोंग ने पहले हाई सुप्रीम एल्डर्स को इकट्ठा कर लिया है, कई गू इमॉर्टल्स वापस आ चुके हैं, और जो नहीं भी आए उनकी विल्स मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने जानबूझकर तुम्हें इस सब से दूर रखा, पता नहीं उनके इरादे क्या हैं। कियाओ सीलियू ने बेचैनी से कहा। वू यीहे का इस्तेमाल करना हाई कियाओ क्लैन के पास वू क्लैन के मामलों में दखल देने का सबसे अच्छा मौका था। फैंग युआन ने गहरी सांस ली, साई। मेन वू क्लैन में अभी थोड़े हाई टाइम से हूं, मेरी यहां ना कोई फाउंडेशन है ना कोई नेटवर्क। सब कुछ अपने हाथ में लेकर फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने मुझे जानबूझकर अलग रखा, इससे साफ पता चलता है कि मेरे चांसेस बहुत हाई कम हैं। नहीं, तुम्हारे पास एक बड़ा चांस है। ये है, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कियाओ क्लैन तुम्हें पूरा सपोर्ट कर रहा है। कियाओ सीलियू ने गहरी भावनाओं के साथ फैंग युआन को देखा। फैंग युआन ने पलकें झपकाई, कियाओ क्लैन मेरी मदद कैसे करेगा? लॉर्ड कियाओ जी काई क्या करेंगे? कियाओ सीलियू का चेहरा ठिठक गया। वो थोड़ी देर हिचकिचाए, लेकिन उसने फैंग युआन से छुपाने की हिम्मत नहीं की। उसने सच बता दिया, हमारे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर लॉर्ड वू योंग के साथ गए थे, वो भी गायब हो गए हैं। उनका लाइफ टैबलेट गू टूट गया है और हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनके अलावा टाई क्लैन के टाई मिया शेन भी लापता हैं। वो वू युआन जू और रोंग हाओ की मौत की जांच कर रहे थे, लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं। फैंग युआन की एवी की पुतलियां सिकुड़ गई। ये क्या हो रहा है? कियाओ सीलियू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरा विश्वास करो, मैं बस इतना ही जानती हूं।
फैंग युआन ने हिचकी चाहत दिखाई। इतना बड़ा हादसा, हम इसे दुनिया से ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। ये किसका काम था? लॉर्ड कियाओ जी काई के बिना कियाओ क्लैन मेरी मदद कैसे करेगा? उसकी चिंता मत करो, कियाओ क्लैन ने आपस में फैसला कर लिया है, मैं हाई चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव हूं। कियाओ सी ल्यू ने कहा। फैंग युआन थोड़ा हैरान हुआ। कियाओ क्लैन सदर्न बॉर्डर की सुपर फोर्सेज में सबसे कमजोर था। इसके बावजूद वो एकजुट कियाओ जी काई के लापता होने पर भी वो अपने प्लान्स पर ठीक से काम कर रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, हर सुपर फोर्स में कुछ ना कुछ खास बात होती ही है। लेकिन फैंग युआन जाना नहीं चाहता था। उससे महसूस हो रहा था कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान बन रहा था। इसके पीछे का मास्टरमाइंड एक पावरफुल फोर्स थी। भले हाई वो क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बन जाए तो क्या? कोई भी रिसोर्स उसके ड्रीम रेल्म्स को एक्सप्लोर करने से मिलने वाले फायदे के बराबर नहीं हो सकता था। फैंग युआन को और रिसोर्सेस की जरूरत नहीं थी, यूज ड्रीम रेल्म से अटेनमेंट लेवल चाहिए था। ये दूसरी चीज ही असल कीमती और अनोखा मौका था। भले हाई वो क्लैन का सबसे ऑथोरिटेटिव फिगर बन जाए, जो कि बहुत आकर्षक और फायदेमंद था। फैंग युआन जानता था कि जिंदगी में अनगिनत चॉइसेस मिलती हैं। अगर किसी को आगे बढ़ना है तो वो फायदे में अंधा नहीं हो सकता। उस साफ साफ पता होना चाहिए कि सबसे जरूरी चीजें क्या हैं। एक बार मेन फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बन गया तो मुझे क्लैन वापस जाकर मोर्चा संभालना पड़ेगा, वो ये माउंटेन पर। ये जायंट ड्रीम रेल्म कैसे छोड़ सकता हूं? मैंने यहां आने के लिए इतनी मेहनत की है। लेकिन कियाओ सी ल्यू को माना करना भी अक्लमंदी नहीं है। अगर मैंने कियाओ क्लैन को गुस्सा दिला दिया और हमारा रिश्ता खराब कर दिया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबकी नजरों में अगर मैं यहां रुकता हूं और क्लैन पर कंट्रोल हासिल करने वापस नहीं जाता तो ये बहुत अजीब और सस्पिशियस लगेगा। आखिरकार मैंने पहले थोड़ा पॉलिटिकल एम्बिशन भी दिखाया था, फैंग युआन ने सोचा जब वो हॉल में इधर उधर टहल रहा था। कियाओ सी ल्यू बेचैनी से अपने पैर पटक रही थी। ये है, तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? ये बहुत चौंकाने वाला है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फैंग युआन ने हाथ हिलाया। टाइम नहीं है, हमें अभी निकलना होगा, तुम रास्ते में सोच सकते हो। कियाओ सी ल्यू ने कहा। नहीं, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। फैंग युआन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। क्या तुम जानती हो? तुम पहले ही उनके जाल में फंस चुकी हो। कियाओ सी ल्यू हैरान रह गई। क्या? फैंग युआन ने कहा, अगर हम ऐसे खुलेआम वापस गए तो वो क्लैन के सुप्रीम एल्डर्स क्या सोचेंगे? वो बेवकूफ नहीं हैं। अगर वो ये है, कियाओ क्लैन के साथ वापस जाकर फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बन जाता हूं, अपने भाई को मुश्किल में छोड़कर और क्लैन के अंदर फायदे के लिए बाहरी लोगों को ले आता हूं, तो पूरा क्लैन बिखर जाएगा। बिना जरूरी ताकत और रेपुटेशन के मेन फर्स्ट सुप्रीम एल्डर कैसे बन सकता हूं? कियाओ सी ल्यू ने पलके झपकाए, सोचते हुए, वो ये है कि बात में दम है। तो क्या हम यहां रुके रहे जबकि वो बाचोंग सिचुएशन को कंट्रोल करके फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बन जाए? कियाओ सी ल्यू ने पलट कर पूछा। फैंग युआन ने सोचा कि इस कियाओ सी ल्यू से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है, लेकिन वो मुस्कुराया। हम इंतजार कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी नहीं है? कियाओ सी ल्यू ने आंखें फाड़ कर देखा। फैंग युआन की मुस्कान गहरी हो गई। उसने कियाओ सी ल्यू को तेज नजर से देखते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि अगर मैं वापस नहीं भी जाता तो भी वो बाचोंग सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कियाओ सी ल्यू फिर से हैरान रह गई। वू क्लैन डिस्कशन हॉल। बूम! वू बाचोंग ने टेबल पर हाथ मारा, नुकसान से धूल ऊपर उड़ी। वो चिल्लाया, वू कियाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं जो भी सजेशन दे रहा हूं, तुम उससे माना कर रहे हो। क्या तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? वू कियाओ ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हॉल के बीच में खड़ा होकर वो बाचोंग को देख रहा था। सेकंड सुप्रीम एल्डर, आप बहुत जल्दी में हैं। हमें नहीं पता कि लॉर्ड वू योंग जिंदा हैं या मर गए। सिर्फ लाइफ टैबलेट गू और सोल लैंटर्न गू से ये तय नहीं किया जा सकता। अपने आप को देखिए, आप पहले ही उनकी सीट पर बैठ चुके हैं। मैं आपको पहले दया के खातिर चेतावनी दे रहा था, आपको अपनी सीट पर बैठना चाहिए। सुप्रीम एल्डर वू कियाओ, वू क्लैन अभी गंभीर खतरे में है। हमें इंपॉर्टेंट मामलों पर डिस्कस करना चाहिए, ना कि इन छोटी छोटी डिटेल्स में उलझना चाहिए। मुझे लगता है कि लॉर्ड वू बाचोंग के डिस्कशन लीड करने में कोई इशू नहीं है। आखिरकार वो सेकंड सुप्रीम एल्डर हैं। और अभी वू क्लैन को एक लीडर की जरूरत है। क्या तुम्हें लगता है हमें तुम्हारे इरादे नहीं पता, वू कियाओ? मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, तुम वू क्लैंसमैन हो, कियाओ क्लैंसमैन नहीं। हॉल में कुछ गू इमॉर्टल्स बोले,
वू बाचोंग की मदद करते हुए वू कियाओ को टारगेट कर रहे थे। वू कियाओ ने ताना मारा, अगर खून के रिश्ते की बात करें तो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बनने के लिए सबसे क्वालिफाइड इंसान लॉर्ड वू यी है। क्या सेकंड सुप्रीम एल्डर को यह पोजीशन लेनी चाहिए? क्या हम सेंट्रल कॉन्टिनेंट का कोई सेक्ट हैं? चुप्पी छा गई। बात तो सही है, क्लान्स होने के नाते हम खून के रिश्ते पर जोर देते हैं। वू यी है क्यों नहीं आया? वू बाचोंग, क्या तुमने यूज इन्फॉर्म किया? कुछ गू इमोर्टल्स बोल पड़े, उनमें से ज्यादातर अपने इलाकों की रक्षा कर रहे थे। इस डिस्कशन में सिर्फ उनकी विल्स हाई शामिल थी। वू बाचोंग ने उनके एक्सप्रेशंस पर ध्यान दिया, भले ही उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन दिल से वो बर्फ की तरह शांत था। द कामयाब नहीं हुआ। उसने मन ही मन आ भरी। जाहिरी तौर पर वो उठा, अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझसे गलती हुई, मैं क्लैन के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था। तुम सही कह रहे हो, लॉर्ड वू यी है को ही हमें लीड करना चाहिए। मैं उनके लौटने का स्वागत करूंगा। मैं उनकी बात सुनने को तैयार हूं। हाँ। जैसे ही उसने ये कहा, गू इमोर्टल्स हैरान रह गए। वू कियाओ भी साफ तौर पर हैरान था। यह वू बाचोंग क्या प्लान कर रहा था? वू क्लैन की डिस्कशन की बातें जल्द हाई फैंग युआन तक पहुंच गई। कियाओ सी लियू ने खुशी से फैंग युआन को देखा। बहुत अच्छा, भले ही हम वापस नहीं गए, हम फिर भी वू क्लैन को कंट्रोल कर सकते हैं। फैंग युआन का चेहरा गंभीर था, सिचुएशन एक अजीब रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वू कियाओ के काम समझ में आते थे। आखिरकार वू क्लैन के इस पुराने थर्ड सुप्रीम एल्डर को कियाओ क्लैन ने पहले ही खरीद लिया था। लेकिन वू बाचोंग का एक कदम पीछे हटने का काम वाकई शानदार था। फैंग युआन काफी प्रभावित हुआ। सिचुएशन ठीक नहीं है। फैंग युआन ने सिर हिलाया और आ भरी। चैप्टर 1344 ट्रबल थॉट्स, क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड बिल्डिंग, क्या है? कियाओ सी लियू को समझ नहीं आया। फैंग युआन ने यूज जवाब नहीं दिया, वो इधर उधर टहलने लगा। विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए वो गहरी सोच में डूब गया। हालात अब बहुत कॉम्प्लेक्स द मास्टरमाइंड छिपा हुआ था, वू योंग लापता था, हर चीज पर एक रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन फैंग युआन के पास अब अपना अगला कदम तय करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। फैंग युआन इस सिचुएशन में अपनी लाचारी को गहराई से महसूस कर सकता था। वू क्लैन के गू इमोर्टल्स, कियाओ क्लैन के गू इमोर्टल्स, साथ हाई सदर्न बॉर्डर की सिचुएशन और मास्टरमाइंड सब यूज सुपर गू फॉर्मेशन छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। यह राइचस पाथ की मजबूरी थी। फैंग युआन एक मुश्किल इम्तिहान का सामना कर रहा था। वो कियाओ क्लैन और वू क्लैन की शतरंज का मोहरा नहीं बनना चाहता था। वो इस उलझी हुई सिचुएशन के बीच अपने फायदे को बरकरार रखना चाहता था। क्या करें? फैंग युआन पहले हाई वू बाचोंग के इरादे और ख्वाहिश का अंदाजा लगा चुका था। शायद भी इसका फायदा उठा सकता हूं। ये सोचते ही फैंग युआन ने इसका फायदा उठाने का फैसला किया। उसने टहलना बैंड कर दिया। वो कियाओ सी लियू के सामने खड़ा हुआ। जब वो चाहते हैं कि मैं क्लैन को लीड करूं, तो मैं अपने ऑर्डर्स दूंगा। यह है एक हीरो जैसा अंदाज। कियाओ सी लियू की ईड़ चमक उठी, उसने तारीफ की। फैंग युआन ने आगे कहा, मास्टरमाइंड के छुपे होने की वजह से हमें अब सेफ खेलना होगा। मेन वू क्लैन के गू इमोर्टल्स को ऑर्डर दूंगा कि वो दूर के रिसोर्स पॉइंट्स छोड़कर वू यी माउंटेन वापस आ जाएं। हम अपने इमोर्टल गू हाउसेस को एक्टिवेट करके अनजान दुश्मन से बचाव करेंगे। कियाओ सी लियू, फैंग युआन के इस कदम से बहुत कश थी। फैंग युआन ने यूज वू क्लैन के अंदरूनी मामलों के बारे में अपने विचार बताए। उसने यूज बाहरी नहीं समझा। कियाओ सी लियू खुश हो गई। उसने कहा, यह सेफ खेलने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। इतने सारे रिसोर्स पॉइंट्स की रक्षा छोड़ने से आसपास की सुपर फोर्सेज अन पर कब्जा कर लेंगी। हमारे पास कोई चारा नहीं है। वू क्लैन की ताकत बहुत बिखरी हुई है। इस अनिश्चित सिचुएशन में हमें एकजुट होकर आने वाली चैलेंजेस से बचना होगा। फैंग युआन ने आ भरी। ये भी ठीक है, चलो हमें वो ये माउंटेन वापस जाना चाहिए। कियाओ सी लियू ने फैंग युआन के आइडिया को मंजूरी दी। उसने कहा। फैंग युआन ने सिर हिलाया, नहीं, हम यहां से नहीं जा रहे। ये बहुत खतरनाक होगा। यहां तक कि मेरे भाई पर भी हमला हुआ। हम तो सिर्फ रैंक 7 हैं। क्या वो मास्टरमाइंड हमसे आसानी से निपट नहीं लेगा? अगर ये मास्टरमाइंड वू क्लैन से निपटना चाहता है, तो उनका अगला टारगेट मेन हूं। वे अभी कैसे जा सकता हूं? वू क्लैन वापस जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। फैंग युआन का बहाना बहुत रीजनेबल था। कियाओ सी लियू का चेहरा गंभीर हो गया, सिर हिलाते हुए बोली, ये तो सच है। हमें और सेफ रहने की जरूरत है। सबसे अच्छा होगा अगर हमें एक इमोर्टल गू हाउस एस्कॉर्ट करे। इतनी मेहनत के बाद
आखिरकार उसने कियाओ सीलियू को माना लिया। फैंग युआन ने राहत की सांस ली, लेकिन वो अभी भी परेशान था। वो आखिरकार सुपर गू फॉर्मेशन में रुकने में कामयाब हो गया था, लेकिन अब ये कब तक चलेगा? वू योंग का जिंदा रहना अनिश्चित था। इस सिचुएशन ने फैंग युआन जैसे शख्स को भी, जो भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में जानता था, लाचार महसूस करा दिया था। पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन के अंदर ए फ्लैट, वहां दर्जन से ज्यादा खून की नदियां थी। इस धुंधली जगह में अनगिनत पर्पल थॉट्स लगातार बाहर निकल रहे थे। टाइमिया शेन जोर से चिल्लाया। कोहरे जैसी लोहे की रेत उसके चारों तरफ घूम रही थी, एक बड़ा पर्दा बनाकर उसकी रक्षा कर रही थी। लेकिन पर्पल थॉट्स सॉलिड से फैंटम में बदल गए और लोहे की रेत के पर्दे के अंदर घुस कर बिना किसी रुकावट के टाइमिया शेन की तरफ बढ़ने लगे। डैम इट! टाइमिया शेन ने दांत पीसे। ऐसे फैंटम पाथ मेथड के खिलाफ उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन संकट के पाल में एक साफ हवा का झोंका आया। जो पर्पल थॉट्स फैंटम बांध चुके थे, वो बुलबुले की तरह फूट गए। बाल बाल बचा। टाइमिया शेन ने इधर उधर देखा, वू योंग को शुक्रिया भरी नजर से देखते हुए। पर्पल थॉट्स ने वू योंग के चारों तरफ एक तूफान बना लिया था। उनके बीच अनगिनत ब्लड बीस्ट्स भी मिले हुए थे। लेकिन इस घमासान लड़ाई में भी वू योंग को एक खरोंच तक नहीं आई थी। उसके पास अभी भी इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी थी कि वो दूर लड़ रहे टाइमिया शेन और कियाओ जी काय का ख्याल रख सके। इस पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन में फैंटम पाथ इफेक्ट्स हैं। अगर हम इन रुअन बद की लाशों को खत्म नहीं करते, तो ये फैंटम पाथ इफेक्ट्स खत्म नहीं होंगे। कियाओ जी काय चिल्लाया। यूज चिल्लाना पड़ा, क्योंकि यहां वॉइस ट्रांसमिशंस काम नहीं कर रहे थे। थॉट से कम्युनिकेट करने जैसे विजडम पाथ मेथड्स भी बेकार थे। टाइमिया शेन की नजर ठंडी थी, खंजर की तरह तेज। उसने इधर उधर देखा और पाया कि वहां 30 से 40 रुअन बद की लाशें थी। ज्यादातर डेसोलेट लेवल की थी, लेकिन कुछ एंशिएंट रुअन बैट्स और एक इमेमोरियल रुअन बद भी था, जिसे 2 खून की नदियां बचा रही थी। असल में इस पॉइंट पर टाइमिया शेन कुछ चीजें समझ चुका था। ये रुअन बद की लाशें तेजी से खून की नदी में पिघल रही थी। खासकर जब पर्पल थॉट्स सॉलिड से फैंटम में बदल रहे थे, तो ये रुअन बद की लाशें तेजी से खर्च हो रही थी। लेकिन अगर यूज रुअन बद की लाशों की अहमियत पता भी चल गई तो क्या? उनके लड़ने के थोड़ी देर बाद ही वो रैंक 8 गू इमॉर्टल पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क गायब हो गया था। वू योंग अब काफी बंदिशों में था। वो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के अचानक हमले से बचाव कर रहा था। लॉर्ड वू योंग से रुअन बद की लाशों को तबाह करवाना अक्लमंदी नहीं होगी। वो पर्पल बालों वाला रैंक 8 इसका फायदा उठाएगा। इस सिचुएशन में कियाओ जी सीआई और मुझे मिलकर इन रुअन बद की लाशों को साफ करना होगा। अगर वो पर्पल बालों वाला दुश्मन हमला करता है, तो लॉर्ड वू योंग यूज रोक लेंगे और हमारी जानें बचा लेंगे। लेकिन क्या होगा अगर वो नहीं बचा पाया? या ये कहें, भले ही वो उनकी जानें बचा ले, लेकिन अगर यूज गू फॉर्मेशन को तोड़ने का मौका छोड़ना पड़ा, तो वू योंग क्या करेगा? टाइमिया शेन हिचकिचा रहा था, क्योंकि तीनों के बीच भरोसे की कमी थी। लेकिन इसी वक्त बैटलफील्ड के बीच से एक कॉम्प्लेक्स ऑरा फूट पड़ा। जबरदस्त हवाओं का झांका आया। वू योंग की आस्तीनें हवा के राजा की तरह लहरा रही थी। इस पल उसका आमसा चेहरा एक शानदार हिम्मत और अथॉरिटी से भर गया था। जब तुम मेरी मां के छोड़े हुए रैंक 8 इमॉर्टल गू देखना ही चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वू योंग ने ठंडे से पुकारा। बड़ी संख्या में पर्पल थॉट्स उड़ गए। खून की नदियां उथल पुथल हो गई। इस तेज हवा से कई नदियां कट गई। कियाओ जी काय हैरान और खुश था। टाइमिया शेन का लोहे का मस्क भी इस हंगामे में थोड़ा सा छील गया। उसने हैरानी से पुकारा, ये एक इमॉर्टल गू हाउस है? वू योंग ने बिना चेतावनी के हमला किया था, एक सच में चौंका देने वाला कदम उठाया था। उसने कोई इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने इमॉर्टल एपर्चर से एक इमॉर्टल गू हाउस बाहर निकाला। यह इमॉर्टल गू हाउस कोई शानदार या आलिशान नहीं था, बल्कि एक बांस के बने बिल्डिंग जैसा दिखता था। यह सदर्न बॉर्डर में आमतौर पर दिखने वाली बिल्डिंग थी। ये बाकी चारों रीजन्स में भी थी, लेकिन इसे सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता था। यह बैम्बू बिल्डिंग 2 मंजिल की थी, पूरी तरह से बांस से बनी हुई। यहां तक कि बांसों पर बांस के पत्ते भी उग रहे थे। ओएस की बूंदें पत्तों से टपक रही थी, जड़े की तरह हरी। वू योंग की आस्तीनें लहराई। वो उठकर बैम्बू बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर चला गया। वो खिड़की के पास बैठ गया, अपनी उंगली से इशारा किया तो बैम्बू बिल्डिंग हिल गई। 10 से ज्यादा जड़े की ओएस की बूंदें छत से गिरी। उसी पाल जड़े की बूंदें बैम्बू बिल्डिंग से बिजली की रफ्तार से निकल पड़ी। जहां भी वो गई, साफ हवा चली, सब कुछ साफ कर दिया। चाहे वो पर्पल थॉट्स हों या खून की लाल लहरें, सब यूएस हवा से बिखर गए। क्या कमाल है!
कियाओ जी काई ने तारीफ की। जड़े की बूंदें उसके ऊपर से उद कर गई और उसके संकट को हाल कर दिया। वू क्लैन के पास पहले 3 इमॉर्टल गू हाउसेस थी, लेकिन अब उनके पास चौथा भी है। और इस इमॉर्टल गू हाउस से डू रैंक 8 विंड पाथ इमॉर्टल गू का ऑरा आ रहा है। वू योंग ने सच में इसे बहुत गहराई में छुपा कर रखा था। टाई मिया शेन अंदर तक हिल गया था। दोनों गू इमॉर्टल्स एक के बाद एक बचाए गए। वो उठकर बैम्बू बिल्डिंग में आ गए, वू योंग के पास खड़े हो गए। ये वो इमॉर्टल गू हाउस है जो मेरी माँ ने बनाया था, क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग। वू योंग खिड़की के पास बैठा, बाहर गू फॉर्मेशन को देखते हुए साफ साफ समझाया। अमेजिंग! इस बिल्डिंग के साथ हम हारेंगे नहीं। यहां से बच निकलना सिर्फ वक्त की बात है। कियाओ जी काई खुशी से झूम उठा। अगर वू योंग वू डू जू के डू रैंक 8 इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके कोई इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट कर रहा होता तो कियाओ जी काई बहुत चिंतित होता, क्योंकि इमॉर्टल किलर मूव्स को एक्टिवेट करने में फेल होने का चांस होता है। किलर मूव जितना पावरफुल होगा, उसके एक्टिवेशन में फेल होने पर बैकलैश उतना ही बड़ा होगा। लेकिन वू डू जू मार चुकी थी। वू योंग को ये डू रैंक 8 इमॉर्टल गू माइल अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था। खासकर जब वू योंग वू क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था, उसका स्टेटस ऊंचा था, उसके पास अपने किलर मूव्स की प्रैक्टिस करने के लिए कितना टाइम था? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब ये डू रैंक 8 विंड पाथ इमॉर्टल गू दूसरे गू वॉर्म्स के साथ मिलाकर एक इमॉर्टल गू हाउस बनाने में इस्तेमाल किए गए थे। सब जानते थे कि इमॉर्टल गू हाउसेस की एबिलिटीज फिक्स्ड होती हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करने में आसान होते हैं और आमतौर पर उनका कोई बैकलैश नहीं होता। टाई मिया शेन के इमोशंस कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। उसने सोचा, वू क्लैन के पास सच में चौथा इमॉर्टल गू हाउस था, और वो भी एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस। ये पहले तीनों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हर इमॉर्टल गू हाउस एक क्लैन की ओवरऑल स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा देता है। एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस और कुछ गू इमॉर्टल्स के साथ, बस उनके पास जरूरी इमॉर्टल एसेंस हो, तो वू क्लैन के पास बेसिकली एक दूसरे रैंक 8 गू इमॉर्टल के बराबर की ताकत होगी। वू योंग ने सच में इसे बहुत गहरा छुपाया था। वो खुद को वू योंग को एक नई नज़र से देखने से रोक नहीं पाया। वू क्लैन का वक्त हाल ही में आसान नहीं चल रहा था। उन्हें अपने आसपास की कई फोर्सेस से खतरा था। वू क्लैन में बचे इकलौते रैंक 8 गू इमॉर्टल के तौर पर वू योंग लोगों को प्रॉब्लम से निपटने के लिए भेजने में बिजी था। वो एक अजीब हालत में था। लेकिन जैसे ही वो इस इमॉर्टल गू हाउस का इस्तेमाल करता, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। वू क्लैन की रेपुटेशन आसमान छूटी और वो बिना किसी शक के सदर्न बॉर्डर की नंबर 1 फोर्स बन जाते। बाकी सारी फोर्सेस अपने लालची इरादों को छोड़ देती। लेकिन वू योंग ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी ताकत से वू क्लैन की प्रॉब्लम से निपट रहा था। उसने इस इमॉर्टल गू हाउस को बहुत गहरा छुपाया था, यहां तक कि वू क्लैन के गू इमॉर्टल्स को भी इसके बारे में नहीं पता था। अगर वो इस पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन में ना फंसता, तो किसी को भी पता नहीं चलता कि वू योंग के पास असल में एक चौथा इमॉर्टल गू हाउस था, और वो भी एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस। सिर्फ इस एक चीज से वू योंग अपनी मां वू डू जू से बिल्कुल भी कम नहीं है। शुक्र है, मेरा टाई क्लैन सदर्न बॉर्डर के नॉर्थ ईस्ट में है, जबकि वू क्लैन साउथ वेस्ट में। हम काफी दूर हैं। और पहले मेरे क्लैन ने वू क्लैन के लिए मुश्किलें खड़ी करने में हिस्सा नहीं लिया। टाई मिया शेन ने राहत की सांस ली। सारी सुपर फोर्सेस एक इलाके पर राज करती थी। वो सालों से सदर्न बॉर्डर में थी। वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। उनकी ताकत उनके इलाके के हिसाब से बैलेंस थी। एक डेडलॉक बना हुआ था। लेकिन जैसे हाई वू डू जू मारी, यह बैलेंस बिगड़ गया। इसलिए बाकी सुपर क्लान्स ने मिलकर वू क्लैन के लिए मुश्किलें खड़ी की। लेकिन जिस पाल उन्होंने ये क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग दिखाया, वो वू डू जू की जगह ले लेगा और साउदर्न बॉर्डर को एक बार फिर दबा देगा। वू योंग की प्लानिंग इतनी गहरी थी, उसने इसे सबकी नजरों से दूर रखा था। कोई भी आसानी से बता सकता था, जिस पाल वो ये इमॉर्टल गू हाउस बाहर निकालता, दूसरे क्लान्स की शामत आ जाती, उन्हें एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ता। चैप्टर एंड।